रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि ऐसे में कोई बेटी यदि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर के आज मुख्यमंत्री का सफर तय करती है तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश की हर बेटी आगे बढ़ सकती है, वो ऊंचाइयाँ, वो मुकाम हासिल कर सकती है जिसकी वो अधिकारी है या जिसकी उसको इच्छा है। आज के ललन टॉप शो में हम पहले बात करेंगे दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह की। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। क्या हुआ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में, कौन आया कौन नहीं आया और क्यों नहीं आया, किस किस विधायक को मंत्री पद मिला और नव चयनित स्पीकर के पुराने वीडियो क्यों वायरल हुए, और जब बात चली वायरल होने की तो सीएम रेखा गुप्ता के भी पुराने बयान खोजे जाने लगे। फिर हुई कैबिनेट मीटिंग और हुई बातें किसको क्या विभाग दिया जाए। आज के शो में इन तमाम घटनाक्रमों पर हम विस्तार से बात करेंगे। फिर चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां आज 3 सीनियर जजों की पेशानी पर बल थे। वो देश के लोकपाल के फैसले को देख रहे थे और कानून के हरफों से तौल रहे थे उस फैसले की वैधता। और आखिर में जानेंगे दिन की सुर्खियां। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by American Pistachios and Sensodyne K. That's the power of pistachio. दिल्ली की शालीमार बाग सीट से विधायक रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 19 फरवरी को भाजपा के केंद्रीय ऑफिस में चली विधायक दल की मीटिंग में रेखा गुप्ता का नाम बतौर मुख्यमंत्री तय हुआ। इसके बाद रेखा गुप्ता भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने पहुंची, सरकार बनाने का दावा पेश किया। फिर 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान से ये दृश्य सामने आए। शपथ ग्रहण समारोह के पहले तमाम निर्वाचित विधायक और अपने समर्थकों के साथ वो लोग मैदान में जम चुके थे और साथ मौजूद थे दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालक और तमाम गिग वर्कर्स, जिन्हें सम्मान देने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रित किया था। फिर मंच पर एक एक करके लोग आने लगे। टीवी चैनल्स पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और तमाम नेताओं की तस्वीरें सामने आई। इनके अलावा एनडीए के घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं, कुछ सीनियर सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी भी दर्ज हुई। जो नेता आए उनके प्रमुख नाम इस लिस्ट में देखते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, यूपी के मंत्री संजय निषाद, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, अनुप्रिया पटेल और किंजरापू राममोहन नायडू, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। इनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं थे। यूपी, उत्तराखंड, असम और गुजरात के सीएम विधानसभा के बजट सत्र तो बिहार के सीएम अपनी प्रगति यात्रा की वजह से इस समारोह से गैर मौजूद रहे। बता दें कि निमंत्रण के बावजूद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी मालेना इस समारोह में शरीक नहीं हुए थे। दिल्ली के नेताओं पर लौटते हैं तो मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के शीर्ष नेता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी मौजूद थे। फिर कुछ ही देर बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके रामलीला मैदान पहुंचे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सीएम इलेक्ट रेखा गुप्ता ने तमाम अतिथियों का स्वागत किया। अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ और एलजी सक्सेना ने सबसे पहले रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा
स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। शपथ के बाद रेखा गुप्ता के परिवार से भी प्रतिक्रियाएं आई। नहीं, हमने तो सबने चुटकी बजा के चेक किया आपस में कि सबके ये अपने साक्षात जो है, मतलब जब ये कंफर्म्ड हो गया तो हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का चेक कर लो पक्का है। तो ये तो हमारा गुड लक है। महिला मुख्यमंत्री को मौका मिला और काफी अच्छी बात है और हम कॉन्फिडेंट है कि वो अच्छे से निभा पाएगी ऑपरेशन। रेखा गुप्ता कौन है? भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से किस किस भूमिका से वो जुड़ी रही हैं, हमने आपको कल के ललन टॉप शो में बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उनके परिचय से जुड़ा एक और ट्रिविया है जो 19 फरवरी की रात से सोशल मीडिया पर कुछ पार्टियों के IT सेल के लोग वो वायरल कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये है उनके पुराने ट्वीट्स, पुराने वीडियो और उनके पुराने बयान, जैसे साल 2016 और 2019 के कुछ ट्वीट्स जहां वो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणियां कर रही हैं। वो वीडियो भी वायरल है जिसमें वो दिल्ली नगर निगम में माइक तोड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और वो बयान भी है जिसमें वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों पर अपनी राय रख रही हैं। बहरहाल अब वो मुख्यमंत्री हैं। अब आज के घटनाक्रम में रेखा गुप्ता के बाद 6 और नवनिर्वाचित विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कौन है ये 6 नाम, आइए देखते हैं। प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली सीट से विधायक, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को 4099 वोटों से हराया। जाट समुदाय के बीच एक बड़ा नाम, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे, पूर्व में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद और महरौली विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, राजौरी गार्डन से विधायक, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, दिल्ली में संगठन का बड़ा सिख चेहरा, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। पहले शिरोमणि अकाली दल से जुड़े रहे, साल 2021 में भाजपा का हाथ थाम लिया, राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला। अगला नाम रविंद्र इंद्राज सिंह, बवाना सीट से विधायक, पहली जीत है। पेशे से बिजनेसमैन हैं, पार्टी का दलित चेहरा हैं, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। कपिल मिश्रा, करावल नगर से विधायक, पूर्वांचली ब्राह्मणों में पार्टी का एक बड़ा चेहरा। मां अन्नपूर्णा मिश्रा ईस्ट दिल्ली से मेयर रही हैं, भाजपा की नेता थीं। पहले आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा जुड़े रहे, कैबिनेट मंत्री भी थे। साल 2019 में आम आदमी पार्टी से बर्खास्त हुए, भाजपा में आए, प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए। पंकज कुमार सिंह, विकासपुरी से विधायक, बतौर विधायक पहली जीत है उनकी। पार्टी का राजपूत चेहरा है, मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, डेंटिस्ट हैं। पिता राजमोहन सिंह MCD में एडिशनल कमिश्नर थे। खुद पंकज भी MCD में पार्षद रह चुके हैं। अगला नाम आशीष सूद का, जनकपुरी से विधायक हैं, पार्टी का पंजाबी समूह से आने वाला चेहरा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पॉलिटिक्स से आते हैं वो। MCD में पार्षद रहे, साउथ दिल्ली नगर निगम में लीडर ऑफ द हाउस भी रहे, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, विधानसभा चुनावों में गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर में सह प्रभारी भी वो बनाए गए थे। इन सभी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। फिर बातें शुरू हुई मंत्रालयों और विभागों के बंटवारे के बारे में, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं न्यूज़ रूम से हमारे साथी पत्रकार। दिल्ली की नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक पूरी हो गई है और उसमें जो दिल्ली के नए मंत्री बने हैं उनके विभागों का बंटवारा भी हो गया है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। साथ ही साथ इसके अलावा उनके पास कई और महत्वपूर्ण मंत्रालय भी हैं जिसमें प्लानिंग, GAD, WCT सर्विसेज, रेवेन्यू, लैंड और बिल्डिंग से जुड़े विभाग भी उनके पास रहेंगे। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि मंत्री बनाए गए हैं इस सरकार में नए, उनके पास PWD की जिम्मेदारी रहेगी जो कि एक बड़ा विभाग होता है। साथ ही साथ उनके पास इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का डिपार्टमेंट भी होगा जो कि यमुना सफाई से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें आशीष सूद की, वो भी मिनिस्टर बने हैं और उनके पास जो है गृह मंत्रालय रहेगा, पावर मिनिस्ट्री रहेगी और एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े विभाग भी, यानी शिक्षा मंत्रालय जो पहले हम मनीष सिसोदिया के पास देखा करते थे वो अब आशीष सूद के
पास रहेगा। मनजिंदर सिंह सिरसा भी मंत्री बनाए गए हैं, उनके पास फूड एंड सप्लाईज़ का डिपार्टमेंट होगा, साथ ही साथ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट इंडस्ट्रीज़ का डिपार्टमेंट भी उनके पास होगा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट की, दिल्ली के प्रदूषण की बात हम करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। साथ ही साथ रविंद्र सिंह इंद्राज जो कि एक दलित चेहरा हैं, रिजर्व सीट से आते हैं दिल्ली में, उन्हें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दिया गया है। साथ ही साथ SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट भी उनके हिस्से में आया है। अब अगर बात करें कपिल मिश्रा की, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से जिन्हें मंत्री का कोटा मिला है, उन्हें लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट दिया गया है। साथ ही साथ लेबर डिपार्टमेंट उनके जिम्मे गया है और आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज डिपार्टमेंट और टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी कपिल मिश्रा ही संभालेंगे। आखिरी नाम इस कैबिनेट का पंकज कुमार सिंह, जो कि पूर्वांचली चेहरा हैं, विकासपुरी से जीत कर आए हैं। उन्हें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी इनको दी गई है, जो कि पहले कैलाश गहलोत के पास थी, जो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए, लेकिन वो मंत्री नहीं बने। तो अब पंकज कुमार सिंह, जो कि पूर्वांचली चेहरा हैं, उन्हें ये विभाग दिया गया है। ये तो कैबिनेट के नाम हो गए। इनके अलावा 2 और नेताओं के नाम सामने आए। रोहिणी से 3 बार के विधायक और अब तक विधानसभा में नेता विपक्ष रहे विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। वहीं पार्टी के कद्दावर नेता और करावल नगर सीट से 6 बार और अब मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाया गया। और जब इन नामों का ऐलान हुआ तो एक वीडियो सामने आ गया, जब साल 2015 में विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा के मार्शल्स ने उठाकर विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाया था और राजनीति ने करवट ली और वही विजेंद्र गुप्ता अब स्पीकर की कुर्सी पर दिखाई देंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो इन तमाम नामों को चुनने में भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान तो दिया ही है, साथ ही उन नेताओं का भी ध्यान रखा है जो लंबे समय से, गाढ़े समय में भी खासकर पार्टी के साथ बने रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्रियों की प्रतिक्रिया सामने आई, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे लगता है कि देश की लाखों बेटियों के लिए मेरी स्टोरी एक प्रेरणादायक स्टोरी हो सकती है कि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, 4 बहनें और 1 भाई वाला जो परिवार है, वैश्य फैमिली, तो ऐसे में कोई बेटी यदि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर के आज मुख्यमंत्री का सफर तय करती है, तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश की हर बेटी आगे बढ़ सकती है, वो ऊंचाइयाँ, वो मुकाम हासिल कर सकती है जिसकी वो अधिकारी है या जिसकी उसको इच्छा है। सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। आज नई शुरुआत का दिन है, हम प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। साफ पानी मिले दिल्ली के लोगों को, साफ हवा मिले, साफ यमुना जी मिले, ये सारी वो चीजें हैं जो दिल्ली को अब तक नहीं मिल पाई और बहुत जल्दी आपको ये सब मिले। और इसके साथ ही आई तमाम समर्थकों और विरोधियों की भी प्रतिक्रियाएं। आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया, रेखा गुप्ता जी ने पदभार संभाल लिया और आज शाम को 7 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक है। तो आज दिल्ली की सभी महिलाओं की तरफ से मेरी रेखा गुप्ता जी से और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये डिमांड है कि आज 7 बजे की कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको आज शाम की 7 बजे की कैबिनेट में पास किया जाए। रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस किया गया तो मैं सीधा 30 साल पीछे चली गई। 2025 में हैं अभी हम, और 1995 30 साल पीछे गई। तब हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, एल्बम होती थी, एल्बम खोजी, उसमें से एक तस्वीर खूबसूरत जिसमें मैं अध्यक्ष पद का चुनाव जीती थी NSUI से और रेखा गुप्ता ABVP से सचिव पद जीती थी और दोनों ने मिलकर शपथ ली थी। वो वही तस्वीर है। उम्र हमारी 20 साल थी उस समय। तो शपथ ली, हम लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया। आइडियोलॉजिकल लड़ाई उसके साथ थी, है और रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो विकास का एक नया अध्याय दिल्ली की जनता के लिए रेखांकित करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद रेखा गुप्ता सचिवालय पहुंची, स्टाफ और अधिकारियों से मुलाकात की और फिर तसल्ली से मीडिया से बात की।
शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार के नवगठित कैबिनेट के सभी मंत्री यमुना नदी के किनारे मौजूद वासुदेव घाट पहुंचे। वहां उन्होंने आरती की और इसके बाद शाम 7 बजे से सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई। आज मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। मां यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया। शपथ ग्रहण समारोह और मीटिंग्स के दरमियान और क्या गतिविधियां रहीं, सुनते हैं वहां मौजूद रहे हमारे रिपोर्टर से। देखिए, दिल्ली सरकार की जो नई कैबिनेट है उसकी जो पहली बैठक हुई, अंदर से जो चीज़ें सामने आई उसमें ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं कि वहाँ पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये कि दिल्ली विधानसभा का जो सत्र होगा वो किस तारीख से उसकी शुरुआत होगी। साथ ही साथ जो अहम बिंदु जिन्हें बीजेपी ने लगातार चुनावी मुद्दा भी बनाया, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे वो महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हो, और साथ ही साथ यमुना सफाई, ये 3 अहम बिंदु थे जिन पर इस बैठक में भी चर्चा की गई और आने वाले समय में इन पर सबसे पहले काम करने की बात रखी गई। इसके अलावा सीएजी रिपोर्ट को लेकर, जैसा खुद बीजेपी के कई नेताओं ने इस बारे में जिक्र किया, सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी, उसे लाया जाएगा। तो ये तमाम वो अहम बिंदु हैं जिन्हें बीजेपी सबसे पहले विधानसभा चालू होते ही जिन पर तेजी से काम शुरू कर सकती है। शपथ ग्रहण के ब्यौरे यहीं तक, और अब अगली खबर। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अगली खबर में बात सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो लोकपाल के आदेश के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने स्वतः संज्ञान के तहत देश के लोकपाल के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें लोकपाल ने कहा कि वो हाई कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार कर सकते हैं। और ब्यौरे में जाएं उसके पहले जानते हैं कि लोकपाल क्या है, ताकि पूरा मामला समझ में आ जाए, और उसके लिए देखिए ये वीडियो। साल 2011 का घटनाक्रम तो आपको ध्यान होगा ही। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले समाजसेवी अन्ना हजारे और उनके साथ अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी समेत तमाम नेता तत्कालीन यूपीए की केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। इस मांग को समर्थन करता एक मसौदा भी उन्होंने सामने रखा था कानून का, इसको कहते हैं जन लोकपाल बिल। ये बिल कुछ एक सदी से यूरोप में प्रचलित ओम्बुड्समैन के सिद्धांत पर आधारित था। ओम्बुड्समैन उस पद को कहते हैं जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के खिलाफ की गई शिकायत को मुक्त रूप से जांच कर सकता है, वो पद या वो संस्था। अब 2011 वाले प्रोटेस्ट में ये मांग उठी थी कि ओम्बुड्समैन की तर्ज पर भारत में लोकपाल की तैनाती की जाए। तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार प्रेशर में आई और साल 2011 में ही सरकार ने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह गठित किया। इन मंत्रियों का काम था कि वो लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करें। तमाम परीक्षण परिचर्चा के बाद लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक तैयार हुआ, जिसे साल 2013 में देश की संसद ने पास कर दिया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दी और 16 जनवरी 2014 को ये लागू हो गया। इसके तहत केंद्र सरकार के खिलाफ की गई शिकायतों के लिए लोकपाल और राज्य सरकारों के खिलाफ की गई शिकायतों के लिए
लोकायुक्त की नियुक्ति तय हुई थी। इस कानून के तहत लोकपाल का जो स्वरूप बना उसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, ऐसा तय हुआ था। ये तय हुआ कि लोकपाल के अध्यक्ष और कम से कम आधे सदस्य सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज या हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होने चाहिए। अन्य सदस्यों को भ्रष्टाचार विरोधी नीति, सतर्कता, लोक प्रशासन, वित्त, कानून और प्रबंधन से संबंधित मामलों में कम से कम 25 साल का अनुभव होना चाहिए। इस कानून में ये भी तय किया गया कि लोकपाल के दायरे में कौन कौन आ सकता है। प्रधानमंत्री, वर्तमान और पूर्व मंत्री, वर्तमान और पूर्व सांसद, केंद्र सरकार के सभी अधिकारी, समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारी, सरकारी मदद पाने वाले एनजीओ के निदेशक और अधिकारी और जनता से धन प्राप्त करने वाले एनजीओ के निदेशक और अधिकारी। लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध न हो, यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत गठित किसी भी संस्था या अधिकार क्षेत्र को लोकपाल के दायरे में रखा गया, ऐसा माना जा सकता है। वहीं राज्य में ये लोकायुक्त के टर्म में रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन न्यायपालिका यानी अदालतों और जजों को इससे बाहर रखा गया था। अब मौजूदा समय में लोकपाल के चेयरमैन जस्टिस A.M. खानविलकर हैं, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जहां से वो साल 2022 में रिटायर हुए और साल 2024 में वो लोकपाल के चेयरमैन बने। अब ये तो लोकपाल की संरचना हो गई। अब आते हैं विवाद पर। 27 जनवरी 2025 इस दिन लोकपाल एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के खिलाफ शिकायत की सुनवाई कर रहे थे। शिकायत थी कि उक्त जज ने एक कंपनी के खिलाफ मामले में सुनवाई कर रहे एक अन्य जज और एक अतिरिक्त जिला जज को कंपनी के पक्ष में प्रभावित करने का काम किया है। शिकायत में यह भी कहा गया कि जब हाई कोर्ट जज वकालत किया करते थे, जज बनने से पहले जब वो वकील थे, तब वो बतौर वकील उसी कंपनी को सेवा दिया करते थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्जाम लगाए गए। अब सुनवाई के दौरान लोकपाल ने कहा कि हाई कोर्ट के जज संविधान के कानून द्वारा स्थापित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से हाई कोर्ट जज लोकपाल एक्ट के अधीन आते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ की गई शिकायत को सुना जा सकता है। ध्यान रहे कि केस के किसी भी कागज या आदेश में कंपनी, जज या अदालतों का नाम नहीं लिखा गया था लोकपाल के। अब तारीख आती 19 फरवरी को। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय S. ओका की बेंच ने स्वतः संज्ञान के तहत 27 जनवरी वाले लोकपाल के आदेश की सुनवाई शुरू की और सुनवाई शुरू करते ही उन्होंने लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही बेंच ने लोकपाल के रजिस्ट्रार जनरल और शिकायतकर्ता के खिलाफ नोटिस जारी कर दी। साथ ही शिकायतकर्ता को आदेश जारी किया कि वो अपनी शिकायत के कंटेंट और हाईकोर्ट जज का नाम कहीं न ले। अब ये तो आदेश हो गए। फिर आई टिप्पणियां, आदेशों के साथ जो टिप्पणियां आती हैं जजों की। जस्टिस गवई ने कहा कि लोकपाल के तर्कों पर जो उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि ये बहुत परेशान करने वाला है। वहीं देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस लोकपाल ने कानून का गलत मतलब निकाला है। किसी हाई कोर्ट जज को लोकपाल के दायरे में लाने का मकसद कभी था ही नहीं। हर एक जज खुद में हाई कोर्ट है। वहीं अदालत में मौजूद सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने भी लोकपाल के निर्णय पर सवाल उठाए और कहा कि ये खतरों से भरा निर्णय है। बेंच से मांग की कि इस पर रोक लगाएं, जिसके बाद अदालत ने फैसले पर रोक लगाई और सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर हुई 18 मार्च की। कोर्ट की कार्रवाई तो यहां तक की हो गई, लेकिन इस फैसले के बाद बहस शुरू हो गई कि एक धड़ा कहने लगा लोकपाल की शक्तियों पर बात हो, तो दूसरा धड़ा कहने लगा जजों की कथित पर्दादारी पर भी बात होनी चाहिए, जुडिशरी की पर्दादारी पर। सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को जो इस पे और प्रकाश डाल रहे हैं। सवाल ये है कि लोकपाल के पास पावर है या नहीं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एक नॉन निगोशिएबल चीज है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जज कोई अपराध करे तो वो बिल्कुल कानून के पंजे से बाहर है जब तक पार्लियामेंट इंपीचमेंट मोशन नहीं लाती। अगर ये ऑर्डिनरी कोई क्राइम होता है और इन्वेस्टिगेशन होना है तो
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जस्टिस वीरास्वामी के केस में कि आपको वहां की चीफ जस्टिस से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अब जजों के दूसरे जो कोई कारनामे हैं या अगर कुछ उनके कॉन्डक्ट के बारे में विषय में कुछ सवाल उठता है तो उसके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, और इम्पीचमेंट से पहले एक जजेस इंक्वायरी एक्ट करके है। जब इतने सारे प्रोटेक्शंस दूसरे लॉज में दिए गए हैं तो क्या लोकपाल एक्ट के तहत लोकपाल वो सारे प्रोटेक्शंस को नजरअंदाज करते हुए खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या नहीं, इस पर सवाल उठा है और सुप्रीम कोर्ट उसे एग्जामिन करेगी। हालांकि देश में जजों की शक्तियों और पारदर्शिता, इन दोनों टर्म्स को एक ही पलड़े में रखकर बहस करना नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष जजों के समूह यानी कोलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति करना हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर को राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत लाना हो, हमेशा जब भी ये बहसें उठी रही पास्ट में, तब भी हमेशा पारदर्शिता की बहस होती रही। अब ये बहस लोकपाल के फैसले के बाद कितनी मौजूद और कितनी सही है, इस पर भी बात कर लेते हैं। एक अगर कॉमन थ्रेड अगर देखें हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। जजों को किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए। कोई किसी दूसरे ऑर्गन को ये नहीं कह सकते हैं कि साहब जज साहब आपके जो जजमेंट्स है हमें पसंद नहीं है, उसके कारण हम आपके ऊपर फलाना मुकदमा दायर कर सकते हैं, ये दायर कर सकते हैं, वैसा। तो इसके चलते हुए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बनाया गया है। अगर कुछ किसी जज को अपने ऑफिस से निकालना हो तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बनाया गया है। अब वो उतने सारे इंसुलेशन करने के बाद क्या आप वो इंसुलेशन को चीर सकते हैं? नहीं, आपकी इंक्वायरी नहीं कर सकता है बगैर अनुमति, पर क्या लोकपाल खुद कर सकता है? तो यहाँ सवाल यहाँ आता है। इस खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही और अब सुर्खियां। पहली सुर्खी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और एनसीपी अजित पवार के नेता माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को नासिक की जिला अदालत ने जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें आवास घोटाले में 2 साल की जेल और 50,000 जुर्माने की सजा दी है। माणिकराव कोकाटे पर आरोप है कि उन्होंने साल 1995 में दस्तावेजों में हेराफेरी की और धोखाधड़ी किया। माणिकराव और उनके भाई ने सरकार से मिलने वाली आवासीय योजनाओं के तहत फ्लैट प्राप्त किए थे। उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी आय कम है और उनके पास पहले से कोई घर नहीं है। इसी आधार पर उन्हें ये फ्लैट सरकार की योजना के तहत आवंटित हुए थे। माणिकराव ने अपने साथ साथ अपने 2 रिश्तेदारों को भी पहले फ्लैट दिलाए और बाद में उन फ्लैट को अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लिया। जिस समय माणिकराव खुद की अपनी आय को कम दिखाकर ये सुविधाएं ले रहे थे, उस समय उनके पिता कोपरगांव शुगर फैक्ट्री के निदेशक हुआ करते थे। माणिकराव इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं। उनके भाई दूसरे नंबर के और तीसरे और चौथे नंबर के आरोपी उनके रिश्तेदार हैं। 1997 में तत्कालीन उप जिलाधिकारी की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 420, 465, 471 और 47 के तहत माणिकराव पर केस दर्ज किया गया था। ये केस पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले ने नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। ये मामला 1997 से अदालत में चल रहा था और अब जाकर इसका फैसला आया है। हालांकि माणिकराव को 50,000 के मुचलके पर जमानत भी मिल गई है और अब ऊपरी अदालत में अपनी सजा के खिलाफ वो अपील करेंगे। माणिकराव को मिली सजा के बाद उनकी विधायकी भी खतरे में आ गई है। नियमों के अनुसार यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 या उससे ज्यादा सालों की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ऐसे माणिकराव कोकाटे को मंत्री पद और विधायक पद गंवाना पड़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो उनकी राजनीतिक करियर पर बड़ा असर पड़ेगा, बट्टा लग जाएगा। अब जान भी लेते हैं कि कौन है ये एनसीपी विधायक, ये भी इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। माणिकराव कोकाटे नासिक जिले की सिन्नर सीट से एनसीपी के विधायक हैं। कांग्रेस से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले माणिकराव शरद पवार की एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी में भी रह चुके हैं। अपने शिक्षा रिकॉर्ड के अनुसार ग्रेजुएट प्रोफेशनल है वो। कुल संपत्ति 48.4 करोड़ रुपए, जिसमें से 17.3 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 31.1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। विधानसभा चुनाव के दौरान
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने सिन्नर में आयोजित एक सभा में यह वादा किया था कि अगर आप उन्हें चुनेंगे तो मैं माणिक राव को मंत्री बनाऊंगा। बाद में एनडीए की जब सरकार बनी तो अजित पवार ने यह वादा निभाया भी और माणिक राव को काटे कृषि मंत्री बनते हैं। अब देखना होगा जब मामला ऊपरी अदालत में जाता है तो वहां क्या होता है। फिलहाल अगली सुर्खी कर्नाटक से, जहां की सीएम सिद्धारमैया को मुडा जमीन घोटाले मामले में लोकायुक्त से क्लीन चिट मिल गई है। मुडा यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मैसूर के विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार ऑटोनोमस बॉडी है। जमीनों के अधिग्रहण और अलॉटमेंट की अथॉरिटी इसके ही पास होती है। सीएम के मामले में मसला 3.14 एकड़ की जमीन का है। ये जमीन सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम है। आरोप लगे कि सीएम के परिवार को अवैध रूप से ये जमीन आवंटित की गई थी। मामले में सीएम और उनकी पत्नी के अलावा उनके रिश्तेदार मल्लिकार्जुन स्वामी और जमीन मालिक देवराजू भी आरोपी बने थे। मामला राज्य के सीएम से जुड़ा था तो जांच सबसे पहले गई लोकायुक्त के पास, लेकिन लोकायुक्त द्वारा जांच सिद्धारमैया के विरोधियों को रास नहीं आई। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यह जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी, लेकिन 7 फरवरी को 2025 को हाई कोर्ट ने सिद्धारमैया को राहत देते हुए मुडा केस सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद चीजें देखने के बाद हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है जो ये बताता हो कि लोकायुक्त पुलिस की जांच असंतुलित थी या गलत है। ऐसा भी कोई संकेत नहीं मिल रहा है। अब आज यानी 20 फरवरी को लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर हाई कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा कि कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से सीएम सिद्धारमैया पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके हैं। अधिकारियों ने शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को भी एक नोटिस जारी कर दिया है। कहा कि यह मामला जांच के लायक नहीं है। अगर उन्हें इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो वो 1 हफ्ते के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। चांस, इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब सब एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।